हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड होगा BHU BCom एंट्रेंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे, जहां हम लोग पास्ट ईयर 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, बट सब्जेक्ट वाइज। आज हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग डील करेंगे। अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस की कवरेज होती है इस टॉपिक से। तो हम लोग 2015 से लेकर के 2018 तक के सारे पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं 2015 का क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ हेडिंग भी दी है कि अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। बेसिकली अब पेपर में ऐसे नहीं आता, 2015 में वो सब्जेक्ट वाइज मेंशन करते थे, बट अब अगर हम लोग बात करें 2020 में तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज मेंशन करके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अमेरिका, जापान, इंडिया और इटली। इटली ये लर्न करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ anticipate no profit and provide for all possible losses arises due to the convention of। देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम प्रॉफिट को तो इग्नोर करेंगे पर सारे के सारे पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस को कंसिडर करना होगा। बेसिकली कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म, कह सकते हैं प्रूडेंस, जहाँ बेसिकली यही चीज़ बोली गई है कि आप फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। जैसे आप लोग रिकॉर्ड करते हो क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखा है? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है? हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल में इतना पैसा नहीं मिलेगा और उसके लिए हम करंट ईयर में ही प्रोविजन बना करके चलते हैं। ये क्या है? ये ड्यू टू कंजर्वेटिज्म है। दैट इज आंसर होगा 3, कंजर्वेटिज्म। बट अगर मान लो हमें पता है कि हमें अगले साल 25 लाख का कोई फ़ायदा होने वाला है, तो उस 25 लाख को आपको इग्नोर करना होगा, और जब वो 25 लाख आप एक्चुअल में रिसीव करोगे तो ही आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ये पूरा कॉन्सेप्ट है ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्लियर? अच्छा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह से ही हम क्लोजिंग स्टॉक को भी रिकॉर्ड करते हैं। सबको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये रूल क्यों है? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले समझ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। एक ऐसा खर्चा, एक ऐसा एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। लेट्स से अगर हमने किसी को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है तो सैलरी भी मेरा एक तरह का एक्सपेंस है, बट सैलरी बेसिकली आप कैसे देते हो? पर मंथ देते हो। तो जिस महीने आप सैलरी दोगे उस महीने तो आपका एम्प्लॉय वर्क करेगा, बट अगर आप उसको फिर सैलरी ना दो तो क्या वो आपके लिए 2-3 साल काम करने के लिए तैयार होगा? नहीं। तो ये किस तरह का खर्चा हुआ? ये हुआ रेवेन्यू, दैट इज रिकरिंग नेचर का खर्चा, जिसकी वजह से असेट लायबिलिटी नहीं बढ़ती या ना डिक्रीज होती है। बट अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसको करने के बाद हमें पता होता है कि अगले 2-3 साल तक हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से हम मार्केट से असेट परचेज किए, तो असेट परचेज करना मतलब मेरे पास से तो पैसा गया है, तो ये एक्सपेंस ही, बट हमें पता है कि इस असेट का बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलने वाला है। क्लियर? तो पहला है कॉस्ट ऑफ एनुअल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीन ऑयल, बट ऑब्वियस परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन। अगर हम डिलीवरी वैन खरीद रहे हैं तो ये असेट है, और इसको खरीदने पे जो हमारा खर्चा है उसका फ़ायदा हमें कई साल तक मिलेगा, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, income and expenditure account is prepared by a partnership firm, a bank, a trading concern और a non-trading concern, but obvious non-trading concern, क्योंकि income expenditure कौन बनाता है? non-profit organization। basically non-profit organization क्या क्या बनाती है? receipt and payment account बनाती है, income and expenditure account बनाती है और balance sheet बनाती है। clear? next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। आप फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला तो नहीं होगा क्योंकि अगर लाइबिलिटी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेकंड देखो, अगर लाइबिलिटी इधर आएगा तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, ये ठीक है। अब यहाँ देखो लाइबिलिटी माइनस कैपिटल दिया है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ देखो
कैपिटल इधर आ जाएगा, तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट। बेसिकली अगर देखा जाए तो सेकंड और फोर्थ दोनों आंसर होगा, बट मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा आंसर होगा? सेकंड, क्योंकि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट होता है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू एज सर्टेन। अगर लेजर की बात करें, टोटल सेल्स नहीं, टोटल परचेज नहीं, प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, नेट अफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन। जो सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे लेट्स से कैश से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उनका नेट अफेक्ट बताता है। नेट अफेक्ट मतलब जब रिसीव हुआ तो यहाँ डाला, जब पेमेंट हुआ तो यहाँ डाला, और एट द एंड उसका क्या बैलेंस बचा है, दैट इज उसका क्या नेट अफेक्ट बचा है, वो हमें किसके थ्रू पता चलता है? वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट, इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स। देखो, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं अग्री होगा तो हम सबको पता है कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, और सस्पेंस अकाउंट ही एक अकेला एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शोज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। नहीं, ये कौन शो करता है? ये करता है ट्रेडिंग अकाउंट। नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड नहीं, ये शो करता है पीएल अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, बैलेंस शीट तो यही करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या एक पर्टिकुलर डेट पे वही शो करता है। ऑल रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट्स, ये कौन शो करता है? ये लेजर शो करता है। ये भी क्लियर हो जाएगा, बट इसका आंसर क्या है? 3। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज एन एक्सपेंस, एन इनकम, अ लाइबिलिटी एंड असेट। हम सबको पता है कि जब बैलेंस शीट बनती है तो लाइबिलिटी साइड हम लोग दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो बट ऑब्वियस अ लाइबिलिटी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन असेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट, और नन ऑफ द अबव। वैल्यूएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या करता है? असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज, पहले समझो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। इंटेंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसका फ़ायदा आप अपने बिजनेस में महसूस कर सकते हो, बट आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते। क्लियर? तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? गुडविल। अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल मतलब मेरा गुड नेम, जो कि हमें मार्केट में दिखता है। रेपुटेशन की अगर बात करें तो हम फील कर सकते हैं कि मेरी मार्केट में रेपुटेशन है, अच्छी गुडविल है, बट क्या हम उसको देख सकते हैं? क्या हम उसको छू सकते हैं? नहीं। तो आंसर हो जाएगा 1, गुडविल। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस को बनाने का पर्पस सिर्फ ये होता है सो दैट हम अपनी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकें, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज, अगर हम सोल ट्रेडर की बात करें, मतलब हम बात करें किसकी? प्रोप्राइटर की, तो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड, क्योंकि वो अकेला होल सोल बिजनेस रन करता है। तो अगर कल को उसके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई लॉस होगा तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी सेल कराई जाती है। नेक्स्ट, nominal partner is one who invests nominal capital, earns nominal profit, allows the use of his name, allows limited liability, but always allows the use of his name, क्योंकि अगर nominal partner की बात करोगे ना तो वो कहीं पे भी कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता डे टू डे बिजनेस मैनेजमेंट पे। सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या होता है कि वो अपना नाम लेंड करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी उसमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट, इन अ कंपनी रिस्क इज बॉन्ड बाय डायरेक्टर, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर, बट ऑब्वियस शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर रिस्क बॉन्ड करते। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट आर, अगर CS की बात करें तो उनका काम मिनिस्ट्रियल भी हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट, द बेसिक आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इज नोन एज, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है सो दैट उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके, सिर्फ उनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए मिलता है, दैट इज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। नेक्स्ट, मिनट्स इंडिकेट प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, एजेंडा ऑफ अ मीटिंग, प्रूफ ऑफ अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग और एक्टिविटीज ऑफ पार्टनर्स, बट ऑफ इस प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग, क्योंकि मिनट्स में यही चीज़ मेंशन किया होता है कि मीटिंग कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई एंड सो ऑन। नेक्स्ट, when two or more existing companies go into liquidation and a new company is formed to take over their business, it is known as,
कह रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट होती है, बंद होती है, और कोई एक नई कंपनी बन जाती है, जैसे मान लो एक्स थी पहले और वाई थी, ये दोनों बंद होकर के एक्स वाई लिमिटेड बन गई, तो इस केस में ये क्या है, एमालगमेशन। ये एमालगमेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें तो AS 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी बता दिया, आप पढ़ लेते हैं। कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेस्ड, नहीं, ये रेकरिंग नेचर का है, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू अ डिस्चार्ज्ड एम्प्लॉय, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, क्योंकि ये पेमेंट करने से आपको कोई एक साल से ज़्यादा का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बट अगर आप कोई नई कंपनी बना रहे हो तो बट ऑब्वियस उसका फ़ायदा आपको बहुत साल तक होने वाला है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर अब्यूज ट्रेडमार्क, तो ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा आपको कोई लॉन्ग रन में नहीं मिलने वाला है। और एक और चीज़ याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, कि जब हम लोग ट्रेडिंग एंड PL बनाते हैं तो उसमें इस साइड हम लोग दिखाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये है रेवेन्यू रिसीट, और अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल रिसीट है। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग्स कौन करता है, ड्राइंग्स करता है जो कंपनी का ओनर है। तो अगर कंपनी का ओनर पैसे निकाल रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसको अगर उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा है तो पे कौन करेगा, ओनर। किसको पे करेगा, अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को। तो फर्म और कंपनी के लिए वो क्या होगा, फ़ायदा, दैट इज गेन फॉर बिजनेस। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो डेप्रीसिएशन की अगर बात करें तो डेप्रीसिएशन रेकरिंग नेचर का है, हर ही साल होगा। ये रेकरिंग नेचर का है, हर ही साल अकर करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोग कहाँ दिखाते हो, ट्रेडिंग PL की अगर हम लोग बात करें तो 2 साइड दिखाते हैं ना, 2 डेप्रीसिएशन, तो बट ऑब्वियसली क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, द बुक कंटेनिंग अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, डे टू डे, हर दिन का रिकॉर्ड कहाँ दिखाया जाता है, जर्नल में। जर्नल में ये बोला जाता है कि जिस दिन जो एंट्रीज हुई वो आप पास कर दो। बाकी लेजर की अगर बात करो तो लेजर हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, कभी भी हफ्ते में 1 दिन बना सकते हैं, महीने में 1 दिन बना सकते हैं, क्वार्टर वाइज बना सकते हैं, जैसे आपका मना बना सकते हो। सेम फॉर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का लेजर क्लोज हो जाता है उसके बाद ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, और बैलेंस शीट भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, बट डे टू डे की बात करें तो वो जर्नल है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ हायर परचेज असेट अकाउंट इज डेबिटेड विद। देखो हायर परचेज की अगर बात करें तो हायर परचेज प्राइस क्या होता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, है ना। बट अगर असेट की बात करोगे तो असेट हमेशा किससे डेबिट होगा, कैश प्राइस से, क्योंकि असेट में हम इंटरेस्ट के अमाउंट थोड़ी इंक्लूड करते हैं, हम किस में इंक्लूड करते हैं, हायर परचेज प्राइस में। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम द टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट सिस्टम की बात करें तो एक बार में हम पूरे इंटरेस्ट को कहाँ डाल देते हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में। नेक्स्ट, द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज। अगर हम ड्रॉअर की बात करें तो ड्रॉअर कौन है, सेलर है। जो गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे वही तो बिल ड्रॉ करता है, तो ड्रॉअर कौन हो गया, सेलर, दैट इज क्रेडिटर। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस इज एज सर्टेन बाय प्रिपेयरिंग, अभी बताया, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, AS 26 इज रिलेटेड टू इंटेंजिबल असेट्स, ये सब याद करने वाली चीज़ है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो AS 13, डेप्रीसिएशन की बात करें तो पहले AS 6 था जो कि अब कट चुका है, मतलब अब ये मर्ज हो गया विद AS 10, और नेट प्रॉफिट के लिए किसी भी तरह का कोई अलग से AS नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा डेबिट होगा, बट ऑब्वियस जो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वही डेबिट होगा, है ना। और डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से कौन सा, वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो सैलरीज एंड वेजेस को नहीं लिया, क्योंकि अगर पहले सैलरीज है तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, पर पहले वेजेस है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर। रेंट, कमीशन, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस ये हम लोगों का 2015 का अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिस्कशन था। अब हम लोग 2016 के पेपर पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर हम लोग बात करें 2016 के पेपर पे तो इसमें भी अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तब हम लोग उसी पे डिस्कशन करते हैं। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। A sole proprietor decided to use a business bank account for his personal affairs. Which of the following accounting principle is violated? देखो as per business entity concept,
जो बिज़नेस होता है और जो ओनर होता है उसको हम अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। और यही रीज़न होता है कि अगर ओनर अपने ही बिज़नेस से पैसे निकालता है या गुड्स निकालता है तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, ड्राइंग्स के तौर पे। तो आप अपने बिज़नेस के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते पर्सनली। जैसे अगर बिज़नेस का बैंक अकाउंट है तो आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन सा आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट करो, वॉयलेट मतलब तोड़ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंटिटी लिखा है बल्कि ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होगा। नेक्स्ट, इफ अ ट्रेडर सेल्स अमाउंट 18,000, हिज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। किसका, सेल्स का। तो उसका एक्सपेंस कितना है देख लेते हैं। सेल्स कितना दिया है, सेल्स दिया 18,000। जीपी कितना दिया है, जीपी दिया है 60% ऑफ सेल्स, इसका 60%, इसका 60% हो जाएगा 10,800। अब यहाँ लिखोगे बाई जीपी 10,800। और एनपी कितना है, एनपी है 40% ऑफ सेल्स, तो 40% कितना हो जाएगा 7,200। तो इसका और इसका जो डिफरेंस है वही तो एक्सपेंस आएगा, है कि नहीं। तो एक्सपेंस कितना हो जाएगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 10,800 माइनस 7,200 3,600, वो हो जाएगा आपका एक्सपेंस का फिगर। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट ही बना है और तो कुछ किया नहीं है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू जीपी, यही होता है। तो सिंपली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। देख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स, और अगर क्लोजिंग स्टॉक हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक, जो लाने की जरूरत नहीं है वो माइनस कर दिया है। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी शोन ऑन। अगर ट्रायल बैलेंस के विद इन दिख रहा है इसका मतलब उसका सिर्फ एक एडजस्टमेंट होगा, और वो एडजस्टमेंट कहाँ होगा, बैलेंस शीट में, दैट इज लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट, goods of value of 500 withdrawn by the owner of the business for personal use should be credited to। देखो यहाँ पे कैश नहीं विड्रॉ किया है, गुड्स विड्रॉ किया है। अगर कैश विड्रॉ करता तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग्स टू कैश। गुड्स विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, दैट इज 4th। नेक्स्ट, A and B are partners sharing profit and losses 3:2. C is admitted with 1/3 share in profit. What will be the new profit sharing ratio? तो कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे 3:2 है और 1:3 है, 3:2 है और सी का कितना है 1:3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया, अगर हम मान रहे हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट 1 रहा होगा तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। अब ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट होना है इन 3:2 रेशियो। तो ए का शेयर कितना हो गया 2/3 का 3/5, बी का हो गया 2/3 का 2/5, और सी का तो 1/3 दिया है। ये हो जाएगा 6/15, ये हो जाएगा 4/15 और ये हो जाएगा 5/15, 6, 4, 5, दैट इज 2। नेक्स्ट, in the event of death of a partner the accumulated profit and losses are shared by the partners in their। अगर डेथ की बात कर रहे हैं और accumulated profit and losses है तो accumulated profit and losses हमेशा बढ़ता है old profit sharing ratio में, that is 1। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, स्टेटमेंट। देखो अगर इनकम एक्सपेंडिचर की बात करें सरप्लस और डेफिसिट पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये कहीं ना कहीं कंप्लीटली कैसा बनता है, पीएल अकाउंट जैसा बनता है, तो बट ऑब्वियसली कैसा होगा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, अंडर एन्यूटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन इज। अगर डेप्रीसिएशन की बात करें किसमें, एन्यूटी मेथड में, तो ये हर साल के लिए फिक्स्ड होती है जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट, एक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 20 shares of 10 each on which 5 per share were paid up.
द कंपनी इशूड दीज शेयर्स एट द रेट ₹8 एज फुल्ली पेड अप. अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी 5 पेड अप है ना, तो मतलब कंपनी का फायदा कितना है, ₹5 का फायदा है, तो ये ₹5 कंपनी कहाँ दिखा रही होगी, शेयर फोर फीचर अकाउंट में. तो शेयर फोर फीचर में कितना दिख रहा होगा, 20 × 5 दैट इज 100. और आगे कह रहा है कि कंपनी ने सेम शेयर इशू किया ₹8 पे, तो ₹2 का लॉस है. तो ये जो ₹2 का लॉस है वो कंपनी कहाँ से रिकवर करेगी, शेयर फोर फीचर अकाउंट से. तो अल्टीमेटली शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचेगा, ₹60. और ये ₹60 कंपनी का फायदा है जो कि कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी. क्लियर. नेक्स्ट, ऑल एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनल अकाउंट्स आर रिटन एट 2 प्लेसेस. अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात किया है तो एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद दिया रहता है, और उसका एडजस्टमेंट हमेशा 2 जगह होता है, चाहे तो ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट में होगा, चाहे पीएल प्लस बैलेंस शीट में होगा. क्लियर. तो आंसर हो जाएगा 4, ट्रेडिंग और पीएल एंड बैलेंस शीट. नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स इज ट्रांसफर टू. अगर हम बात कर रहे हैं ओन डिबेंचर्स के प्रॉफिट की, अगर हम बात करें ओन डिबेंचर्स कैंसिलेशन के प्रॉफिट की, तो बेसिकली ये किस तरह का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट. तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज पहले बताया अगेन फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट, डेल क्रेडिटर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन. अगर डेल क्रेडिटर कमीशन की बात करें तो ये एक ऐसा कमीशन है जो कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी को देता है. एंड क्यों देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि आप उधार पे गुड्स बेचो, दैट इज क्रेडिट सेल्स करो, सो दैट सारा का सारा गुड्स मार्केट में बिक सके. अगर आप क्रेडिट सेल करो, उधार पे गुड्स बेच रहे हो, तो उस केस में हम क्रेडिट सेल के बेसिस पे आपको डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे. मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन तो देंगे ही देंगे, बट डेल क्रेडिटर कमीशन भी देंगे. बट डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हो, टोटल सेल्स. नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ फीफो मेथड इज सूटेबल. अगर फीफो मेथड की बात करें तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जब प्राइसेस फॉल करती है, और अगर राइज कर रही है तो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब हम लोग चल रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब जहाँ पे हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना होता है, या फिर कह लो प्रॉफिट अर्न करना होता है. ठीक, मॉनेटरी टर्म्स की बात कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग प्रॉफिट, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन. बट ऑब्वियस जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये हमारा कोई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इससे हमें कुछ भी अर्निंग नहीं होती, बल्कि हमें उनको सैलरी पे करना होता है. ट्रेड इंक्लूड्स, ट्रेड मतलब क्या होता है, सिंपली खरीदना बेचना, दैट इज फॉर बाइंग एंड सेलिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. रिस्क बियरिंग होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगा, फुल कंट्रोल भी होगा, बट क्या अग्रीमेंट होता है, नहीं. अग्रीमेंट किसके साथ होगा, भाई आप तो अकेले ही बिजनेस कर रहे हो, अग्रीमेंट किस केस में होता है, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप. क्लियर. नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय बर्थ इज रिलेटेड टू. अगर बर्थ की बात किया तो सीधे सीधे हो जाएगा HUF, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ही ये ऑप्शन होता है कि आपको बाय बर्थ वहाँ पे मेंबर बनाया जाता है, और किसी भी फॉर्म में आप वहाँ पे मेंबर नहीं बन सकते. दैट इज़ जो हमारा फैमिली बिजनेस चला आता है उसकी बात हो रही है. नेक्स्ट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज़ अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ पार्टनर बनते हो, और वहाँ पे आपको ये राइट नहीं दिया जाता कि आप अपनी जो शेयर्स है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करके चले जाओ. जब तक सारे पार्टनर्स अग्री ना करें तब तक आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. नेक्स्ट, इक्वल वोटिंग राइट्स इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी. बट ऑब्वियस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनती है और किसी पर्पस के लिए नहीं, तो वहाँ सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी. म्यूचुअल एजेंसी, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन और परपीचुअल सेसेशन. कॉमन सील होता है मतलब कंपनी का अपना साइन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड क्योंकि इन द आइज ऑफ लॉ इसको पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, और परपीचुअल सक्सेशन है, दैट इज कोई भी आए कोई भी जाए कंपनी रन करेगी, उसी नाम से कंपनी चलती है. बट म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती. म्यूचुअल एजेंसी किसका फीचर है, पार्टनरशिप का है. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इशू ऑफ शेयर तो लॉन्ग टर्म है, इशू ऑफ डिवेंचर भी लॉन्ग टर्म है, ट्रेड क्रेडिट ये हमेशा होता है फॉर लेस देन 1 ईयर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दैट इज 3. नेक्स्ट, क्योंकि ट्रेड क्रेडिट की अगर बात करें ना तो ट्रेड क्रेडिट मतलब क्या, जो आप अपने बिजनेस करने के लिए लेते हो, तो बेसिकली हम किसकी बात करें, डेटा क्रेडिटर की, और डेटा क्रेडिटर बेसिकली क्या होता है, जो फॉर लेस देन 1 ईयर होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन. अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब नॉन रजिस्टर्ड, जिनका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो.
जनरल पार्टनरशिप, LLP, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी और LLP का भी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो आंसर हो जाएगा 1 जनरल पार्टनरशिप। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वर इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 1907 नहीं, LLP एक्ट 2000, और ये बेसिकली आया कब? 2008 में। नेक्स्ट, द मेजर एडवांटेज ऑफ अ फ्रेंचाइज इज ट्रेनिंग एंड मैनेजरियल असिस्टेंस, नेशनल रिकॉग्निशन, पर्सनल ओनरशिप, ऑल ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंचाइज मतलब जब आप किसी और की बनी बनाई जो गुडविल होती है उसके बेसिस पे आप उनसे उनका काम लेते हो। जैसे अगर मैकडोनल्ड की बात करो तो मैकडी जो चल रहा है वो क्या है? सब उनकी फ्रेंचाइजी लेकर के चलाते हो, तो फ्रेंचाइजी जब आप लेते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंसेंटिव इज ए लिमिटेशन ऑफ। इंसेंटिव की अगर बात करें तो वो कंपनी में नहीं होता, पर बाकी समय देखें सोल ट्रेडिंग में सोल प्रोप्राइटर को इंसेंटिव मिलता है, पूरा का पूरा रिटर्न। पार्टनरशिप की बात करें तो सारे पार्टनर्स को मिलता है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता एंड मेंबर्स को मिलता है। नेक्स्ट, ओपन मेंबरशिप इज अ मेरिट ऑफ। ओपन मेंबरशिप मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये मेंबर्स के लिए ही बनता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट? प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट की बात क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, बिल ऑफ लेडिंग है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी, बट मीट्स रिसीट ये कोई एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। द टर्म CIF इज यूज्ड इज, CIF की बात करें मतलब कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट की बात कर रहा है, तो बेसिकली ये टर्म किससे रिलेटेड होता है? एक्सपोर्ट से, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। 2, अगर यहाँ आप लोग देखो तो 2016 के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया। अब हम लोग चलेंगे 2017 के पेपर पे। 2017 में भी हम लोग सेम डिस्कशन कर लेते हैं, अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट हो रहा है। लिखा है द गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। बेसिकली देखो हम लोगों को पता है इसका रूल कि वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में विड्रॉ होता है, बट क्योंकि हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई ऑप्शन नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Next, in which of the following would an adjusting entry for depreciation be made? अगर हम बात करते हैं depreciation की, तो depreciation की क्या एंट्री होती है? depreciation to fixed asset, है ना। अगर बात करें कैश बुक की तो कैश बुक में नहीं जाएगी क्योंकि कैश से रिलेटेड एंट्री नहीं है। सेल्स बुक में नहीं जाएगी क्योंकि सेल्स बुक में क्या जाता है? ये क्लियर कर रहे हैं यहीं पे, क्रेडिट सेल जाती है, वो भी किसकी? गुड्स की। परचेज बुक में क्या जाता है? क्रेडिट परचेज जाता है गुड्स का, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा? जर्नल नहीं है, बेसिकली पूरा इनको लिखना चाहिए था जर्नल प्रॉपर। क्लियर? आंसर हो जाएगा 2 जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दीज, बट ऑब्वियस रियल अकाउंट। कैसे है रियल अकाउंट ये भी समझ लो, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जस्ट लाइक कैश बुक। और कैश बुक की अगर बात करें, कैश तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर? क्योंकि एसेट है ना। और अगर इसके रिसीट एंड पेमेंट की अगर हम बात करें तो ओपनिंग बैलेंस भी क्या होता है? तुम लोगों को याद होगा होपफुली, इसका ओपनिंग बैलेंस भी कैश बैंक होता है और इसका क्लोजिंग बैलेंस भी बेटा क्या होता है? कैश बैंक होता है। तो सिंपली ये किस तरह का अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब देखो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जब पूछा है ना, तो फॉर्मूला क्या है पहले वो देखो। ओपनिंग कैपिटल में हम लोग जितना भी प्रॉफिट होता है वो ऐड करते हैं, जो लॉस होता है वो लेस करते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल हम लोग लेकर के आए तो वो ऐड करते हैं, और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्रॉइंग्स हुई तो उसको लेस कर देते हैं। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आता है उसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन में कि कहाँ ऐसा हम लोग का सेट हो रहा है। देखो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल के साथ प्लस हो जाएगा, जो कि गलत है। सेकंड देखो, सेकंड में ओपनिंग कैपिटल इधर है, अगर इधर लाएंगे तो ड्राइंग माइनस हो गया, सही है। एडिशनल कैपिटल प्लस हो गया, वो भी सही, बट लॉसेस प्लस हो गया ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड तो गलत है। थर्ड देखो, ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग्स इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? नेक्स्ट, goods valued 3600 lost by fire, the insurance company admitted a claim for 2000. What amount will be shown in trading account? अगर हम लोग बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग सीधे क्या करते हैं? जो परचेजेस रहता है बेटा यहाँ पे, उससे माइनस कर देते हैं। किस तरीके से? लॉस बाय फायर के नाम से माइनस करते हैं ना, तो वहाँ पे तो पूरा 3600 माइनस करोगे। उसके बाद इसमें से जितना लॉस इंश्योरेंस कंपनी रीपे कर रही है उसको बैलेंस शीट में डाल देते हैं, और जो वो रीपे नहीं करती है या जो पैसा नहीं मिल
मिलना होता है उसको हम लोग पीएल में डालते हैं लॉस मान के। तो आंसर होगा 3600। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर depreciation on fixed asset made in the PL account of the accounting year will be deducted in the balance sheet from, वो बैलेंस शीट से कहाँ से डिडक्ट होगा, बट ऑब्वियस जो बुक वैल्यू होगी एसेट की उसी से ना डिडक्ट होगा, दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट कंसर्न्ड। नेक्स्ट, ए बी सी का रेशियो दिया है 2:2:1 और सी रिटायर कर रहा है, तो ए और बी का रेशियो क्या होगा बेटा, सीधे सी का रेशियो कट जाएगा, जो बैलेंस बचा 1:1। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू, अगर अपने ही डिबेंचर्स का कैंसिलेशन करो और उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो वो किस तरह का प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट, तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। नेक्स्ट, प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। और ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन के पहले का जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटलाइज होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा रेवेन्यू दैट इज पीएल में जाता है। तो प्रॉफिट प्रायर टू कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर, जब आप शेयर इशू कर रहे हो, मान लो 10 का है, उसको आपने 12 पे इशू किया तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, ये 2 रुपये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम ये यूज़ कर सकते हैं राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये बेनिफिट है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक तरह का हमारा लॉस या खर्चा है, तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, इस लॉस को बियर करने में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर रिकॉर्डेड इन, अगर यहाँ पे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स बोला होता तब तो परचेज बुक आंसर हो जाता, बट क्या बोला है बेटा, क्रेडिट परचेज बोला है फिक्स्ड असेट का, तो बट ऑब्वियस कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में वो चीज़ जाती है जो बाकी किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाएगी। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ काइंड ऑफ बैलेंस शीट, एक तरह की बैलेंस शीट ही, और बैलेंस शीट क्या है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे आपके वेरियस असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताती है। बट अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात करो तो ये हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पता चल सके एक पर्टिकुलर डेट पे, तो आंसर होगा टू एसेट इन द कैपिटल ऑन एनी डेट। क्लियर। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर बैलेंस बोलेंगे तो बट ऑफिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होगा, पता ही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, बाय forfeiture of shares as meant cancellation of share, seizure of share, imposition of fine for late payment और underwriting of share, देखो forfeit करना मतलब कि आपके शेयर्स को कैंसिल करना भी होता है और छीनना, मतलब सही वर्ड तो होता है छीनना, बट आंसर क्या होगा, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, वैसे सीजर ऑफ शेयर्स भी हो सकता है बट ज़्यादा स्पेसिफिक है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, विच अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस बोला है तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, इनकम का होता है या लाइबिलिटीज़ का होता है, पता है हमें ये बात। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, रिटर्न इनवर्ड जो लौट करके वापस आए मतलब सेल रिटर्न तो डेबिट होगा, और रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या है, जो लौट के बाहर जा रहा है दैट इज परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा, तो आंसर क्या होगा 4 रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, सोल प्रोप्राइटरशिप जहाँ कोई एक अकेला काम करता है, पार्टनरशिप जहाँ लोग 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी सबको पता है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी 2 तरह की कंपनी होती है, ये भी बेसिकली बिजनेस मोटिव ही होता है, बट चैरिटेबल ट्रस्ट कभी भी बिजनेस मोटिव नहीं होता बल्कि ये चैरिटी करने के लिए बनता है, इनका मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर 1932, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव्स, अगर सोशली आप एक्टिव हो, अगर जैसे अगर मान लो हम लोग सोशली वैसे भी व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो क्या होता है कि लोग हमारे जानने वाले बनते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं, कहीं ना कहीं एक इमेज डेवलप करती है हमारी। वैसे अगर आप बिजनेस में भी सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो पब्लिक इमेज बनेगी बिजनेस की। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बोथ सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप, सोल ट्रेडिंग एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या है भाई, दोनों में ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, दोनों में ही क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि अगर बात करें फुल कंट्रोल की, म्यूचुअल एजेंसी की, डायरेक्ट मोटिवेशन की, म्यूचुअल एजेंसी कहाँ होता है, पार्टनरशिप में, डायरेक्ट मोटिवेशन कहाँ होता है तुम्हारा, सोल प्रोप्राइटर में, और फुल कंट्रोल कहाँ होता है, सोल प्रोप्राइटर में, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी दोनों ही केसेस में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट,
इन कंपनी रिस्क इज बॉर्न बाय शेयर होल्डर, पहले डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज अ फीचर ऑफ रिस्ट्रिक्ट करना, बट ऑफ इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सो दैट आपकी जो शेयर होल्डिंग है अगर वो घर के लोगों में या जान पहचान के लोगों में होगी तो एटलीस्ट ओनरशिप भी उन्हीं के हाथ में होगी। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज कंसिडर्ड कंटेन्ड इन, देखो अगर हम बात कर रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की, तो वो हमेशा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ क्लॉजेज हैं, बेसिकली 6 क्लॉजेज हैं जहाँ पे बात करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की क्या लाइबिलिटी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स की क्या लाइबिलिटी है ये बताता है, एड्रेस के बारे में बताता है जैसे दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस एंड सो ऑन, नाम के बारे में बताता है। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है बेटा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कह लो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें कौन बताता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्ट मोटिवेशन इज रिलेटेड टू सोल ट्रेडिंग, अभी बताया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। लास्ट, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है बेसिकली। तो ये 2017 का पूरा पेपर जो कि रिलेटेड था अकाउंटिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 2018 के पेपर पे। अब आ जाते हैं 2018 के पेपर पे। सबसे पहले देखो इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट में डिफरेंस है बेटा। बिजनेस मैनेजमेंट वो है जो तुम लोग क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़े हो, और अगर तुम लोग बात करोगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो है जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, दैट इज रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, LLP। क्लियर? तो देखो इसके कुछ ही क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी सेलेक्टेड बाय, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो बट ऑफिस जितने शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं में से हम कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए सो दैट वो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, अगर पार्टनर की लाइबिलिटी की बात करें तो वो हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड। नेक्स्ट, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, इंसॉल्वेंट मतलब बेसिकली जो बैंक करप्ट हो जाता है, अब जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, तो अगर सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के तो आपकी पूरी पूरी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड, देखो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी की बात करें तो कम से कम 2 लोग चाहिए और पब्लिक की बात करें तो कम से कम 7 लोग चाहिए, तो एट एनी कॉस्ट कम से कम 2 लोग तो चाहिए विथ नॉट लेस देन 2 persons। Next, as per the Companies Act 2013, the limit of number of members for a private company is, अगर हम लोग Companies Act 2013 की बात करें तो 2 से लेकर के 200 तक ये लिमिट हो गई है फॉर प्राइवेट कंपनी, दैट इज थर्ड 200। क्लियर? अब आगे के अगर क्वेश्चंस देखोगे तो वो बिजनेस मैनेजमेंट के हैं ना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। अब चलेंगे अकाउंट्स के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अफेक्ट। अब देखो बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की और रियल अकाउंट की। अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की तो नॉमिनल अकाउंट हम सबको पता है कि इसमें क्या आता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेसिकली हम इसको ईयर एंड पे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में, दैट इज इनका कोई बैलेंस ड्यू नहीं रहता बल्कि ट्रेडिंग PL में इसका बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं। बट अगर पर्सनल और रियल अकाउंट की बात करें, जैसे पर्सनल में डेटर है, रियल में बिल्डिंग है, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में। तो इसमें अगर कोई एरर होगा तो वो किसको अफेक्ट करेगा? बैलेंस शीट को। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स पूछा है। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन PL अकाउंट, डेप्रिसिएशन अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द एसेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस, अ नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी टू द कंसर्न। ये 3 तो करेक्ट है। पहला देखो कह रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक विद इन ट्रायल बैलेंस है तो वो PL में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक पहली बात PL में कभी जाता ही नहीं है। अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया है तो वो कहाँ डालते हैं हम लोग? ट्रेडिंग में डालते हैं एंड बैलेंस शीट में डालते हैं। एंड अगर विद इन ट्रायल बैलेंस दिया होगा तो सिर्फ बैलेंस शीट में डालते हैं। तो फर्स्ट आंसर होगा। देखो सुनिधि's ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें डिस्काउंट रिसीव 1200 है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1800 है। इस साल फर्दर प्रोविजन बनाना है 1600 का। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1600, इस साल और प्रोविजन बनाना है 1600 का। आपको ये बताना है कि PL में आप कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे। सबसे पहले अगर डिस्काउंट रिसीव की बात करें तो वो तो बाई साइड जाएगा 1200। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता है तो डेटर्स कंपनी का लॉस होता है तो वो डेबिट में जाता है, बट यहाँ पे क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट है तो कंपनी का फायदा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो जो इस साल प्रोविजन बनाना है वो अब बाई साइड डालोगे, बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्योंकि ये कंपनी का करंट ईयर का फायदा है। अब करंट ईयर में अगर प्रोविजन 1600 बना है तो जो ओल्ड प्रोविजन है वो आप कैंसिल करोगे, और कैंसिल करोगे तो कहाँ जाएगा? डेबिट में, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। कितना? 1800।
क्लियर। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये 1800 माइनस 1600 भी लिख सकते हैं। तो द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा, ये 1200, ये वाला 1200, और उसके अलावा यहाँ देखो यहाँ -200 आएगा ना। अगर इस 1600 और 1800 को कैंसिल करें तो यहाँ 200 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास बैलेंस कितना आएगा, 1000। क्रेडिट में बैलेंस कितना आएगा, 1000। क्लियर। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब बेटा क्या हो गया, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मेथड, है ना। और इस स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फॉर्मूला सीधे है, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू दैट इज रेसिडुअल वैल्यू, तुम लोग जानते हो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। देखो फर्स्ट वाला नहीं होगा क्योंकि प्लस है, सेकेंड वाले में देखो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, तो यही सही दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, a machine was purchased for 4000 and it was estimated that it will work for 3 years and at the end of its life its residual value will be 32. Find out the rate of depreciation if depreciation is calculated at diminishing balance method। मतलब WDV written down value की बात कर रहा है। अब अगर ये written down value की बात कर रहा है बेटा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4000 है, क्योंकि WDV पे क्या होता है, जो बैलेंस बचता है उस पर डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो अब 1-1% ले करके देख लो। अगर हम लोग 70% डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं मतलब 30% वैल्यू बचेगी, ये कितनी हो जाएगी, 1200। फिर उस पर 30% फिर बचेगा अगले साल, तो ये कितना हो जाएगा, 360, और फिर उसका 30%, 6 इज़ 18, 108। इसका मतलब 70% नहीं होगा आंसर। अब 80% पे चेक कर लेते हैं। अगर 4000 को हम 80% से डेप्रिशिएट करें मतलब वैल्यू कितनी बचेगी, 20%, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 800। फिर उसको 20% से 20% आपके पास वैल्यू बचेगी क्योंकि आप 80% से डेप्रिशिएट करोगे, तो कितनी वैल्यू बचेगी, इसका 20% कितना हो जाएगा, 160, और फिर उसका 20%, 32। आया समझ में। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर 80% से डेप्रिशिएट होगा तो वैल्यू कितना बचेगा, 20% ही तो बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 80%। दूसरे तरीके से भी देख लो, नहीं तो तुम लोग परेशान हो गए। 40,000 में से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करें 80%, तो इसका 80% कितना होगा, 200, बचा कितना, 800। फिर 800 पे तुम लोग लगाओगे 80%, तो कितना हो जाएगा, 640। अब कितना बचा, 160। अब इस पे तुम लोग लगाओगे 80%, तो जैसे ही तुम लोग इस पे 80% लगाओगे वैल्यू कितनी बचेगी, 32। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और सीधे इंटू 20% इंटू 20% इंटू 20% भी हम लोग कर सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, CRR बोल रहा है। बेसिकली CRR हम लोग कब बनाते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का जब रिडम्पशन होता है तो जो नॉमिनल वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की, उतनी ही इक्विवेलेंट वैल्यू हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में रखते हैं। तो बेसिकली अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा बच जाए तो हम उसको बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। हमें पता है कि अगर शेयर फॉरफीचर में कोई भी बैलेंस बच गया तो उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में, दैट इज 2। नेक्स्ट, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड। डिबेंचर्स को पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं, प्रॉफिट से कर सकते हैं, हाँ, कैपिटल से कर सकते हैं, हाँ, शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट, X company limited purchased assets worth 28,80,000. The company paid the purchase consideration by issuing debentures of 100 each at 4% discount. The number of debentures issued to vendor of assets are, basically तुम लोग ये चीज़ पढ़े हो क्लास 12 में कि कई बार हम लोग असेट परचेज करते हैं और असेट परचेज करने के बदले पैसा नहीं देते बल्कि अपनी कंपनी का डिबेंचर्स इशू कर देते हैं या शेयर्स इशू कर देते हैं। तो हमने खरीदा कितने का है, 28,80,000, और जो डिबेंचर्स है वो कितने के हैं, 100 माइनस 4% ऑफ डिस्काउंट, तो 100 माइनस 4% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 4, दैट इज़ 96। तो बस 28,80,000 को आप डिवाइड कर दो 96 से, आपके पास आएगा नंबर ऑफ शेयर्स 30,000, सॉरी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा 30,000 के, आप 30,000 डिबेंचर्स उनको इशू कर रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी। हमेशा याद रखना कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो क्यूमुलेटिव होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा और नॉन कन्वर्टेबल होगा। क्लियर। क्यूमुलेटिव होगा मतलब कि उनका डिविडेंड उसमें ऐड होता जाएगा उनके कैपिटल के अमाउंट में। नॉन पार्टिसिपेटिंग, कहीं पे भी उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा कंपनी के डिसीजंस में, एंड नॉन कन्वर्टेबल होंगे, दैट इज रिडम्पशन के टाइम उनको प्रेफरेंस शेयर का ही पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। C एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 6:4:5। नेक्स्ट,
जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू, अगर JLP रिजर्व की बात करें तो सारे पार्टनर्स में इसको ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, XYZ का शेयर है, यहाँ देखो ये शेयर क्लियर नहीं है, और Z रिटायर कर रहा है और अपना शेयर दे रहा है किसको, 3:2। या हिंदी वाले पोर्शन में देखो क्लियर है, कह रहा है XYZ का शेयर कितना है 15,137/15, और Z का जो शेयर है, Z रिटायर कर रहा है, वो X और Y ले रहे हैं 3:2 में। तो सबसे पहले देखो Z का शेयर कितना है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। Z का जो शेयर है वो है मेरे पास 7/15, इसमें से X कितना ले रहा है 3/5 ऑफ 7/15, और Y कितना ले रहा है 2/5 ऑफ 7/15। क्लियर। तो अब X के पास शेयर कितना बचा, पहले उसके पास 1/5 था और अब उसको कितना मिला है 21/75, और Y को कितना मिला, पहले उसके पास था 1/3 और अब उसको मिल रहा है ये वाला पोर्शन, दैट इज़ 14/75। क्लियर। हम 75 LCM ले रहे हैं तो सिंपली कितना आ जाएगा 15 + 21, और यहाँ कितना आएगा 75 पे 2 5 + 14 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 36:39, और हम कह सकते हैं सीधे सीधे 12:13। क्लियर है, आंसर हो जाएगा 2, दैट इज 12:13। क्लियर। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। देन देखो कह रहा है ये कैश बुक है, ये पासबुक है। पासबुक में बेसिकली क्या हुआ है कि 1000 की जो अमाउंट है वो 2 बार डेबिट हो गई है, ठीक। और ओपनिंग बैलेंस क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो 1000 हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, मतलब 1000 हम यहाँ क्या करेंगे इस पोर्शन में ऐड कर देंगे, दैट इज़ 1000 विल बी एडेड, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो होगा उसी के टोटल में हम इस 1000 को ऐड करेंगे, यही करेंगे ना इसको कैंसिल करने के लिए। नेक्स्ट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 18,500, 4,500 is entered in the cash book as paid into bank but not credited by the bank. The bank passbook balance is, देखो क्या कह रहा है, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, कह रहा है बैंक बैलेंस कैश बुक का कितना है 18,500 है, ये है, और 4,500 एंटर्ड हुआ था, यहाँ पे 4,500 एंटर हुआ है जो कि इसमें इंक्लूडेड है, बट वो बैंक में यहाँ पे जाना चाहिए था, वो यहाँ नहीं गया, तो बैंक का पासबुक बैलेंस कितना होगा, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे 4,500 इधर दिखा के, दैट इज़ माइनस कर देंगे, तो मेरे पास बैलेंस आएगा 14,000। यही 14,000 बैलेंस किसका दिखेगा, पासबुक का, दैट इज़ 3। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास हमने बोला था 4 साल का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 2015, 16, 17, 18। तो 15, 16, 17, 18 का हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट्स ये तो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फाइनेंस पे और दूसरा इकोनॉमिक्स पे। हम बहुत जल्दी इन दोनों टॉपिक पे भी क्लास कवर करेंगे, दैट इज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पे भी हम लोग कवरेज करेंगे। अच्छा, 2019 का पूरा पेपर हम डिस्कशन करेंगे, तो वो पूरा 150 क्वेश्चंस एक साथ हम अपलोड करेंगे। FMN इकोनॉमिक्स के बाद जो मेरा सेशन होगा वो होगा मैथ्स का। क्लियर। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह है, तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, मनी बैंकिंग थ्योरी सब्जेक्ट है, तो वो आप आराम से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।